तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आउट ऑफ 70 अप टू 10 मार्क्स तक आता है। कभी 7 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 9 मार्क्स, तो कभी 10 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आईआईटी जेईई और नीट में बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12th में। इसके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होते हैं, और इसको अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट बना के तो बहुत इजी चैप्टर हो जाता है ये। मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चे इसको सबसे ज्यादा टफ मानते हैं और टफ होता भी है, लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे इजी लगता है, तो आपको भी इजी लगेगा। कि मेरे पास कुछ ऐसे नोट्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर नाम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन के साथ में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. It means here chemical energy, और ये chemical energy convert होगी किसमें? electrical energy में, और ये जो electrical energy है ये भी वापस से convert करती है chemical energy में। It means the chemical energy converted into electrical energy, and on the other hand, electrical energy can also be converted into chemical energy. So, the branch of chemistry that deals with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry. फिर से सुन लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें अपन पढ़ेंगे मेनली एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में, जिसमें हम कहेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इंटर कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। आपस में ये कैसे कन्वर्ट होते हैं इसको हम पढ़ते हैं किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्योंकि जो केमिकल एनर्जी है जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। मेरे घर में रिमोट है, मान लो ये एसी का रिमोट है, ये एसी का रिमोट है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर एक सेल रखा हुआ, मान लो सपोज ये सेल है, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल भरे पड़े हैं, बोलो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। जैसे इस सेल को मैं इसमें लगाऊंगा रिमोट में, अब ये किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मैं इसका यूज कर सकता हूं। इट मींस जो केमिकल एनर्जी है जब उसको हम रिमोट में लगाएंगे सेल को तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्चार्ज होती है तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग। यानी जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस कहेंगे डिस्चार्जिंग। और क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, सपोज हमारे पास मोबाइल है, अब हम सेल को हटाते हैं, भारत में गया, हमारे पास क्या है? मोबाइल है। और क्योंकि मोबाइल है तो डिस्चार्ज हो गया। केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर भरी पड़ी है, लिथियम आयन बैटरी है ना, तो भरी पड़े हैं लिथियम, वो डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी फोन चला लिया। अब तुमको फोन को फिर से चार्ज करना पड़ेगा, तो तुमको इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यानी जो तुम्हारी बेसिकली जो लाइट आ रही है, एसी जो सप्लाई आ रही है बोर्ड में, उसमें तुम चार्जर लगाओगे, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उसको फोन में लगाओगे, वो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा? बैटरी के अंदर, केमिकल एनर्जी में। इट मीन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब वो केमिकल में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्योंकि ध्यान से सुनना, जब भी फोन रखा है तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना डिस्चार्ज, बोलो। एक बात। दूसरी बात, सेल है, जैसे उसको डाला सेल रिमोट में, वो डिस्चार्ज होना चालू हो गया। तो ये अपने मन से प्रोसेस हो रही है कि हमको कराना पड़ रहा है, अपने मन से हो रही है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोस प्रोसेस विच अकर बाय देमसेल्फ और स्मॉल इनिशिएशन। वो प्रोसेस जो खुद से हो रही है या कुछ इशारा करने से हमारे हो जा रही है कि नहीं? जैसे मान लो एक बंदी छत में खड़े हैं, और बंदे ने बंदी को धक्का दे दिया छत से, छोटा सा इनिशिएशन। अब बंदी जैसे ही छत से गिरेगी तो गिरती रहेगी जब तक उसको जमीन नहीं मिल जाएगी, और फिर वो ऊपर चली जाएगी बिना किसी रुकावट के। ये क्या है? ये भी स्पॉन्टेनियस है।
लेकिन एक बंदी नीचे खड़ी है, उसको धक्का देके क्या ऊपर पहुंच जाएगी? तो ये क्या हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी जो प्रोसेस खुद से ना हो। अपने ऊपर पहुंचाने के लिए, उसको छत तक ले जाने के लिए क्या करेंगे? लिफ्ट में बैठाएंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे ही जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में चेंज होगी, तो ये हम मतलब अपने मन से हो रही है, किसके लिए चार्जिंग करनी पड़ रही है ना? बोलो, बड़ा पोटेंशियल यूज करना पड़ रहा है, बाहर से सप्लाई देनी पड़ रही है। तो ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड फॉर सच कन्वर्जंस वी रिक्वायर्ड सेल्स। हाँ बिल्कुल, इन सच कन्वर्जन को जो कराता है, ये जो सारी कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए कुछ सेल्स हैं, इनके लिए कुछ सेल्स हैं। तो मेरे साथ बोलो, हाँ हम सेल के लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम छोटे लेवल पढ़ रहे हैं। जब हम बड़े लेवल पढ़ेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो इंटर कन्वर्जन कराता है, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो भाई साहब, इनको जो डिवाइस करवा रहा है इंटर कन्वर्जन, इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोनों को पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो पहले हेडिंग लगाओ, इंट्रोडक्शन, कुछ थ्योरी लिखाता हूं, फिर ये झांकी बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, it is branch of chemistry that deals with the, it is branch of chemistry that deals with the study of, that deals with the study of interconversion of, that deals with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy, interconversion of electrical energy and केमिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन कराता रहता है, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन बता दिए, दोनों में हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप। द डिवाइस, फुल स्टॉप, द डिवाइस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ना डिवाइस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिवाइस, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगा दिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा डिवाइस। द डिवाइस यूज्ड फॉर सच इंटर कन्वर्जन, द डिवाइस यूज्ड फॉर सच इंटर कन्वर्जन आर कॉल्ड सेल। वही रिमोट वाला सेल। इन डिवाइस को क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर सच इंटर कन्वर्जन आर कॉल्ड सेल। क्लास सामने आओ, फोकस, बहुत बढ़िया, क्या एक्टिव हो, क्या जोश में आओ, बहुत बढ़िया। मेरे साथ बोलो भक्तजनों, बोलो वो सेल जो डिस्चार्जिंग कराता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इनको कहते हैं डैनियल सेल। कौन सा सेल? डैनियल सेल। कौन सा सेल? कौन सा सेल? सेल, सेल। वहीं पर बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं? तो वी हैव टू टाइप ऑफ सेल, वन इज डैनियल सेल, अदर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द डैनियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। आपने सुना होगा दो तरह की बैटरी हैं, एक जो रिचार्जेबल है और दूसरी जो डिस्चार्ज हो जाती है फिर चार्ज वाले नहीं हो पाती है कि नहीं। तो बेसिकली वो यही दो टाइप की हैं। इनके बारे इनको आगे पढ़ेंगे, झांकिया की बना, फिर आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास दो तरह की सेल हैं, एक कौन सी सेल है? डैनियल सेल, दूसरी कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो एक हमारे पास है कौन सी सेल? डैनियल सेल, दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जो डैनियल सेल है, कौन सी सेल है? जो डैनियल सेल है यह डिस्चार्ज, अरे साला बेवफा, मार्कर क्या बेटा? बेवफा। तो डैनियल सेल है क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए? डिस्चार्जिंग। यानी जो बेटा केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये क्या करेगा? चार्जिंग करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करेगा? फुल फॉर्म लिखना, जो शॉर्ट फॉर्म लिखे उसका
मूंग काला। अब बात करें आगे डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल बेसिकली, ये बात इसके बारे में याद रखना, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती इसको चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको डिस्चार्ज करना है ना, और डिस्चार्जिंग तो ऑटोमेटिक होगी। अभी मैंने तुमको बताया था, जैसे सेल तुमने लगाया वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम पे। फोन है, तुमने फोन को चार्जिंग से निकाला और डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। वो अलग बात है कि तुम्हारा यूसेज कितना, उस हिसाब से डिस्चार्ज करेगा। तुम ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा स्पीड से करेगा, कम चलाओगे कम करेगा, लेकिन करेगा। लेकिन तो मुझे कहना चाहिए, क्या मैं कह दूं नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों? अगर हमको किसी को चार्ज करना है तो बाहर से चार्जिंग तो लगानी पड़ेगी, है ना? बोलो, चार्जिंग नहीं लगाओगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, सोर्स नहीं दोगे, तो क्या वो चार्ज होगा? हो सकता है क्या वो? बोलो। नहीं, मैं अपना फोन जो है सूटकेस के अंदर रख रहा हूं, चार्ज हो जाएगा। कैसा हो सकता है? बोलो। और नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं, चार्ज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग बात है, कुछ रील्स में लड़कियां फोन को किस कर लेती हैं, फोन चार्ज हो जाता है तो पहले से उसको क्या कर लेती हैं, चार्ज कर लेती हैं, थोड़ी देर बाद वो 2 हिस्से वीडियो बनाती हैं। ठीक है ना, पहले एक ट्रेंड चल रहा था। आगे सुनो ध्यान से, जो डैनियल सेल है, इट प्रोड्यूस डीसी करंट, डीसी करंट। अभी आप लोग 12th में पढ़ेंगे एसी एंड डीसी में, किस जो बेसिकली जो आपकी करंट है वो 2 तरह की है। एक कौन सी है? एसी, और एक कौन सी है? जैसे सपोज, अब बात करते हैं एसी करंट के बारे में। तो देखो, सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोड्यूस करता है बोथ एसी एंड डीसी, ये दोनों करता है। तो इनको लिख लो, बाकी तुम बता देना सबको, पढ़ते हैं। देखो यार, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? यार तुम ये समझो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैंने तुमसे कहा कि इसमें हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन वगैरह, सेल वेल खेल रहे हैं। अबे तो कैसे खेलेंगे? एनर्जी कैसे चलेगी? कंडक्टर से तो चलेगी। तब हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, कुछ पता तुम लोगों को? वो सब्सटेंस जो अपने ऊपर से या खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें, वो सब्सटेंस जो अलाउ करें कि मुझसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, वो कौन है? कंडक्टर। जैसे मैं एक गुड कंडक्टर हूं, महाराज पकड़ता हूं एकदम मस्त, मेरे ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा पास होने को बचता नहीं हूं। तो आज पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। हेडिंग लगाओ कंडक्टर। कंडक्टर में लिखेंगे, हेडिंग लगाओ कंडक्टर, और इसमें लिखेंगे द सब्सटेंस विच अलाउ the current to flow, the substance which allow the current to flow through it, उसके थ्रू फ्लो करने के लिए उसको अलाउ कर दे, टू फ्लो थ्रू इट, आर कॉल्ड कंडक्टर। एकदम शॉर्ट एकदम लिखेंगे ना, आर कॉल्ड कंडक्टर। तो वो सब्सटेंस जो खुद से क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या करें, अलाउ करें, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर हमारे पास यहां 2 तरह के हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर। अब आंखें सबकी यहां होनी चाहिए। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? यहां हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिजिक्स में पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर, यहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब खासियत सुनो, मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं करंट को। क्या कहा है इसमें? कंडक्शन अकर्स बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या होगा? कंडक्शन अकर बाय, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, सॉल्यूशन की बात होगी, यहां पर होगा फ्री आयंस। फ्री याद रखेंगे, मेटालिक कंडक्टर वो जहां पर इलेक्ट्रॉन करंट लेके घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो जहां पर फ्री आयंस करंट लेके घूम रहे हैं।
ठीक है। अब बात करें दूसरी बात मेटालिक कंडक्टर के बारे में भक्त जानो, तो मेरी बात याद रखना, मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज तो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर, चिन्ना सा, एक एटम बिल्कुल चिन्ना सा है, और उस एटम से भी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। छोटा कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। तो मुझे कह लें दो कि जो मेटालिक कंडक्टर हैं इनमें करंट तो क्या करेगी? ट्रांसफर होगा, चार्ज तो ट्रांसफर होगा, करंट तो फ्लो करेगी, चार्ज तो ट्रांसफर होगा, लेकिन मास नहीं होगा, ना के बराबर तो नहीं होगा। मुझे कहना चाहिए, जो ना बोलो उसको मुंह काला, बोलो चार्ज ट्रांसफर बट मास नॉट। चार्ज तो ट्रांसफर होगा लेकिन मास, चार्ज ट्रांसफर होगा लेकिन मास क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास चिन्ना सा है, उसने बता दिया, मास चिन्ना, सही कह रही, मास चिन्ना सा, नेग्लिजिबल है, छोटा, चौमू, बहुआ है। लेकिन सुनो बहुत बढ़िया, क्या बोला है? बहुत बढ़िया क्लास, क्या बोला? मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का चिन्ना सा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो है चाचा समझो, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें आयंस हैं, क्या है? जैसे क्लोराइड आयंस है, ब्रोमाइड आयन है, सोडियम का आयन है। जाहिर सी बात है ये बड़े हैं कि बहुत बड़े हैं? तो जाहिर सी बात है, मेरे साथ बोलो, चार्ज ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर भी होगा, यानी चार्ज ट्रांसफर अकर, ऑल्सो मास ट्रांसफर अकर। हियर ओनली चार्ज ट्रांसफर अकर बट मास डज नॉट। क्योंकि चार्ज ट्रांसफर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट। जहां करंट फ्लो हो रही है वहां चार्ज भी तो फ्लो होगा, बोलो भाई। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से सुनना, जो मेटालिक कंडक्टर है इसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? हम लोग 10th में पढ़ते थे कि जो अपोजिशन है करंट के फ्लो में उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। उसको क्या करना? उसका अपोज करना, अपोजिशन करना। यानी जब करंट फ्लो हो रही है तो करंट चाहती है एकदम फुल स्पीड में फ्लो हो, उसको रोक रहे हैं, रोको ठहरो, सब्र करो, है कि नहीं? उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? अब क्योंकि भाई साहब हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर के बारे में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन होता है, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो कम होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मुझे कहना चाहिए, मेरे साथ बोलो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय collision of electron and vibration of kernels। बेटा होता क्या है, जो मेटल के एटम है उससे जब इलेक्ट्रॉन हट जाता है, जो रिमेन वस्तु उसको कर्नल्स बोलते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? उनमें वाइब्रेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो आपस में टकराता है, जो वो टकराएगा तो अपने रास्ते से भटकेगा, बोलो भाई, फ्लो को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो जाहिर सी बात है वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, करंट क्या होगी? थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अब बात करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, बोलो भाई। तो यहां पर क्या होता है? आयंस होते हैं, और आयन किस में होंगे? सॉल्यूशन में तैर रहे होंगे, लिक्विड में। और लिक्विड में तो विस्कोसिटी होती है ना, जिसकी वजह से क्या करता है, उसमें वो तैर नहीं पाता। जैसे पानी है, तो पानी में क्या होगे? दौड़ोगे, ठीक है। और तुमको दौड़ाया जाए हनी में, तो क्या तुम दौड़ पाओगे कि पैर फंस जाएगा? हनी समझ रहे हो ना? अरे मान लो एक स्विमिंग पूल है वहां पर, और हम तैर रहा है पानी में, ऑन द अदर एंड ये पहुंच गया वेदांत क्या नाम है? वेदांत सोनी पढ़ता ना 11th में, तो उससे वेदांत याद आ गया। हाँ, तो वेदांत है भाई। वेदांत को हमने कहा दूसरी तरफ कि तुम हनी में तैरो, हनी भरी हुई है शहद, तो क्या उसमें तैर पाएगा? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस हो करेगी, और ये आराम से तैर के निकल जाएगा, जीत जाएगा। तो मतलब क्या? मुझे कह लेने दो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो बेटा जो सॉल्यूशन है, जो मीडियम है, तो यहां पर विस्कोसिटी की वजह से रेजिस्टेंस होता है। चाचा यहां पर किस वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। और यहां पर किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। ये मेनली तुम कह देना इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। कर्नल ना भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, यहां पर सोल्यूशन रोक देता है। तो ये इसके दोनों के रीजन है। अच्छा, ये तो मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल कौन हो सकते हैं? मेटल्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। क्योंकि गोल्ड का कोई वायर थोड़ा यूज करेगा, कोई इतना है नहीं यहाँ पे गोल्ड के, जिसके घर में गोल्ड के वायर लगे हों। बताओ, 2-3 चोर भेजता हूं, सब निकाल लाएंगे घर से, हैं? हाँ, बहुत बढ़िया।
कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एक्सेट्रा, ये सारे हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जहां केमिस्ट्री वहां, और जहां एक्सेप्शन वहां केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मतलब तो मैं आ गया हूं, एक्सेप्शन लेके आ गया हूं। इधर आओ, इधर आओ, एक्सेप्शन लेके। ग्रेफाइट का नाम सुने हो? कौन सी फाइट? तो ग्रेफाइट में क्या होता है? बोलो, कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कंडक्टिविटी होती है। तो ग्रेफाइट एक कंडक्टर है। आई बात समझ में? अब ग्रेफाइट की हॉकी होती है, तो हॉकी प्लेयर ग्रेफाइट से खेलते हैं, है ना। उनको अगर पता ना चले कि ये कंडक्टर है, पता चला ग्रेफाइट उठा के उन्होंने कर लाइट बंद कर रहे हैं, स्विच बंद कर रहे हैं, थोड़ा कटिया नहीं, लाइट बंद कर रहे हैं, स्विच बंद कर रहे हैं। और स्विच मान लो थोड़ा गीला है स्विच, तो करंट आ जाएगा तुरंत। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं पेंसिल है। मेरा एक दोस्त था, तो पेंसिल है, पेंसिल से क्या कर रहा है वो, हाँ घुसा रहा था, मजाक नहीं, घुसा रहा है। एक पेंसिल को घुसा दिया, लग गया करंट। ऐसा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात याद रखना कि जो ग्रेफाइट है निपटा देगा वो, ठीक है। क्या कर देगा? इधर आओ, इधर आओ। एग्जाम्पल होता है इसके मेटालिक कंडक्टर के, मेरे साथ बोलो। स्ट्रॉन्ग, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा लाइट? पहला कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बताओ। सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, एटीसी सब पढ़ा चुका हूं, पिछले चैप्टर में बताया सॉल्यूशन वाले में। और वीक के कौन है? बोलो, वीक एसिड एंड वीक बेस। बोलो, सही है ना? बोलो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये ज्यादा कंडक्शन करता है। क्या करता है? ज्यादा। और ये क्या करता है? कम कंडक्शन करेगा, क्योंकि ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा चार्ज बनेगा, ज्यादा करंट होगी। कम आयन प्रोड्यूस होंगे, कम चार्ज बनेगा, कम करंट होगी। तो फिर से सुन लो एक बार, समराइज कर लेते हैं। जरा, कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो खुद से कह रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओ, चार्ज फ्लो कराओ, करंट दौड़ेगी। तो जो खुद से करंट को फ्लो करने की अनुमति दे दे, अलाउ कर दे, उसे कहते हैं कंडक्टर। दो तरह के हैं, एक मेटालिक, दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। जो ना बोले उसको मुंह खोला। एक कौन है? मेटालिक। दूसरे कौन है? जिसमें बेटा मेटल है उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। लेकिन जिसमें आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल, लेकिन मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है, यहां पर चार्ज भी होगा और मास भी होगा। जो बेटा मेटालिक कंडक्टर है, इसकी खास बात यह है कि इसमें जो बेटा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है, वो किसकी वजह से है? वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स या फिर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे किसकी वजह से है? विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। इसके एग्जांपल बताओ कौन होगा? मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है कि नहीं, प्लेटिनम हो गया। लेकिन एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट। और यहां पर चाचा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो क्यों बैठे हो, खाली बनाओ। ये तुम याद होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे। हाँ, जो कि कहते हैं कि अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालें, यानी ऑन एडिंग इन एक्वा सॉल्यूशन, एनी सब्सटेंस ऑन एडिंग इन aqua solution, if they dissociate into their corresponding ions, then these substances are called electrolytes. It means electrolyte are those substances which dissociate into their ions, constituent ions, on adding into the aqua solution. यानी किसी को अगर हम पानी में डालते हैं और वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, वो अपने आयन में टूट जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इट्स टाइम फॉर इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग लगाएं, इट्स टाइम फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे द सब्सटेंस, इसमें लिखेंगे, हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में लिखेंगे द सब्सटेंस which dissociate, the substance which dissociate into its constituent ions, या into ions कर देना, ज्यादा ना लिख पाना। तो the substance which dissociate into its ions, ये भी चल जाएगा। on adding in aqua solution, on adding in aqua solution, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, डालते हैं उसमें, तो उसके जो बेटा वो जो सब्सटेंस है वो अपने आयंस में टूट जाता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो लिख दो, ऑन एडिंग एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालें और वो टूट जाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो तरह के हैं।
जो इलेक्ट्रोलाइट है कितने तरह के बेटा? एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोला? जो बेटा क्या है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी खास बात यह है कि इसका अल्फा 100% है। क्या लिख दिया मैंने? इसका अल्फा 100% है। और मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन कितना टूट रहा है। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उसका जो डिसोसिएशन है, उसका जो बेटा क्या है? डिसोसिएशन है, वो कंप्लीट है। क्या है? डिसोसिएशन उसका कंप्लीट है, यानी 100% है, वो पूरा टूट जाता है। इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और हमारे सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, सॉल्ट जैसे कि NaCl। याद रहेगा? बाकी एसिड बेस और सॉल्ट के एग्जांपल मैं पिछले चैप्टर बता भी चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? बोलो, सॉल्यूशन चैप्टर में देख चुके हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा 100 से कम हो, 100 से कम हो, डिसोसिएट होंगे कि पार्शियली डिसोसिएट होंगे? टूटेंगे कि कुछ कुछ टूटेंगे? तो वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद में डिसोसिएशन पूरी तरह से ना हो, बल्कि पार्शियल हो, कुछ कुछ हो, ऐसे को हम कहते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे डिसोसिएशन कंप्लीट है, यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन है, ये बात याद रखेंगे। इसके एग्जांपल के बारे में अगर बेटा बात करें तो एक होता है वीक एसिड। क्या होता है? एक होता है वीक बेस। वीक एसिड जैसे कि H3PO4, जैसे कि CH3COOH, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड है जनरली, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तुम्हारा हो गया फिनॉल, हो गया है ना, पिक्रिक एसिड, ये सारे क्या वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड है। बोलो। और बात करें अगर हम इसके बारे में आगे, सॉरी, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 है, ठीक है, और तुम्हारा हो गया HCOOH ETC, ये सब वीक एसिड है। वीक बेस कौन है? वीक बेस हो गया तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये एक वीक बेस है ना। अमोनियम तुम्हारा RNH2 अमाइंस, ये भी क्या है? वीक बेस है ना। तुम्हारा क्या कहते हैं MgOH का ऑल टॉइस क्या है? बोलो, वीक बेस है, ये वीक बेस में आते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत चीजें याद रखनी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लो। अब सुने, तो आज हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन बेसिक के बारे में। देखो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है इसके, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। और इस इंटरकन्वर्जन में जो डिवाइस यूज होता है उसको हम बोलते हैं सेल। सेल दो तरह के हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है डेनियल सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो चार्जिंग करता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करता है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। वहीं पर जो डेनियल सेल है डिस्चार्जिंग करता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आगे बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा? कंडक्टर्स। इसमें कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। हम पढ़ेंगे कल सारी प्रॉपर्टी जो फिजिक्स की कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर की सारी फिजिक्स प्रॉपर्टी हैं फिजिक्स में, वो सारी हम कल पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है ना, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो कंडक्टर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो खुद से अलाउ करते हैं कि हमसे क्या करो, करंट को फ्लो करा दो, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। ये दो तरह के हैं, एक है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर वो हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन होते हैं जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है। और मेन बात तो यह है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है लेकिन मास नहीं होता। की पॉइंट एग्जांपल जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम भी है, सारे मेटल जो भी हैं एग्जांपल तुमको पता ही है। वहीं पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें जो फ्लो होता है वो फ्री आयंस की वजह से होता है। की पॉइंट इसका ये है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है विस्कोसिटी और मीडियम से होता है, ये भी एक की पॉइंट है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है
ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों होते हैं, क्योंकि वीक का डिसोसिएशन कम होता है और स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो इसीलिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा, वीक वाला कम करेगा। क्योंकि कंडक्टर के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिसको पानी पे डालने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, those substances which dissociate into the corresponding ions on adding into the aqueous solution are called electrolytes, and there are two type of electrolyte. One is a strong electrolyte, other is weak electrolyte. Strong electrolyte are those electrolyte which dissociate 100% in the aqueous solution into their constituent ions, like strong acid, strong base, and salt. Whereas on the other hand, the weak electrolyte are those electrolyte which dissociate partially, that is less than 100%, 1%, 2%, or less than 1%, like weak acid, weak base. तो ये अगर आपको बेसिक पता है सारा कुछ, तो कल से अपन बहुत एडवांस पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कल पढ़ेंगे। थैंक यू।